लेट्स लेट्स स्टडी विथ रजत। यहाँ पर आज फिजिक्स से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब दूध का मंथन किया जाता है तो क्रीम किस कारण अलग हो जाती है। तो आप ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दे रखा है घर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अब केंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है यहाँ पर श्यानता बल। तो आपको पता होना चाहिए कि दूध से जो क्रीम है वो जो किस कारण अलग हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका अपकेंद्री बल। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अपकेंद्री बल। लेकिन आपको पता होना चाहिए घर्षण बल कहाँ पर लगता है। घर्षण बल हमेशा दो सतहों के मध्य लगता है। किसके मध्य लगता है, सतहों के मध्य लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, किसी भी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। जबकि श्यानता बल को ध्यान रखिएगा, श्यानता बल द्रवों में लगता है और द्रवों के ये बहने को रोकता है, यानी कि ये द्रवों को बहने को रोकता है। श्यानता बल कहाँ लगता है, द्रवों पे लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या आ जाएगा, अपकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक समान चाल से वृत्ताकार पथ में घूमने वाले पिंड में होता है क्या समान वेग होता है, क्या असमान वेग होता है, असमान त्वरण होता है, क्या समान गतिज ऊर्जा होती है, क्या समान विस्थापन होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए समान वेग। अगर कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो ये इधर घूमेगा, इस तरह से जाएगा चारों तरफ। तो यहाँ पर वेग जो होता है, वेग समान कैसे हो सकता है, जब वेग का मतलब होता है इसमें डायरेक्शन भी होता है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेग में जब ये सर्कल में घूमेगा तो इधर की तरफ दिशा चेंज हो जाएगी, फिर इधर की तरफ दिशा चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर समान वेग रहना है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी समान होना चाहिए और डायरेक्शन भी समान होनी चाहिए, इसलिए समान वेग तो होगा नहीं। समान त्वरण को आपको पता है कि वेग जो है ना, वेग में समय के साथ जो परिवर्तन आता है उसी की जो है दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जो वेग ही यहाँ पर समान नहीं होगा तो त्वरण समान कैसे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा हमेशा समान रहती है 1/2 mv², यानी कि 1/2 mv², और 1/2 mv² यहाँ पर होगी। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या बनेगा, सी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखना चाहें तो विस्थापन, यहाँ पर कितना अलग विस्थापन, यहाँ पर अलग विस्थापन, तो विस्थापन भी अलग नहीं होगा, अलग होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर लिख रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि MLT-2 किसकी विमा है। MLT-2 किसकी बीमा है। तो आप यहाँ पर देखिए, क्या बल की बीमा है, क्या किया गया कार्य की बीमा है, कि त्वरण की बीमा है, कि वेग की बीमा है। आपको पता है m क्या होता है, किलोग्राम, l क्या होती है, लंबाई यानी कि मीटर, और यहाँ पर t क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर। अब F बराबर m इंटू ये फॉर्मूला लिखेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे m क्या यहाँ पर आएगा, किलोग्राम, ये क्या आएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसलिए कौन सी राइट आंसर होगा, यहाँ पर बल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि के जोड़े समान आयाम के हैं। ऑप्शन नंबर, यानी आपको अलग अलग जो राशियाँ दे रखी हैं यहाँ पर आपको बहुत बताना है कि इनमें कौन सी राशियों के मात्रक समान है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यहाँ पर बल और शक्ति, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कार्य और शक्ति, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कार्य और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है संवेग और शक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो ये दोनों तो समान नहीं, इसलिए ये नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी में आपको पता है कार्य का क्या मात्रक होता है, जूल, कार्य का क्या मात्रक है, जूल।
और शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, कार्य और ऊर्जा। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, तो क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप नेक्स्ट उसको देखना चाहें तो यहाँ पर संवेग क्या होता है, संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, यानी P = m/v, तो इसका मात्रक अलग निकलेगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट होता है, इसलिए ये भी नहीं होता। राइट आंसर क्या बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई समान है, यानी कि आपको यहाँ पर इकाई समान फिर से बतानी है। तो पहला पूछ रहा है कार्य और शक्ति की, टॉर्क और जड़ता का क्षण की, कार्य और टॉर्क की, टॉर्क की है, टॉर्क और कोणीय गति की। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर कार्य और टॉर्क की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो नैनोमीटर आपको पता होना चाहिए 10⁻⁹ के बराबर होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असमान द्रव्यमान के दो पत्थरों को समान वेग से लंबवत रूप से फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा। यानी कि दो पत्थरों को अगर हम दोनों को अगर ऊपर की तरफ समान वेग से फेंकें तो पूछ रहा है भारी द्रव्यमान वाला पत्थर, भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई पर पहुंचेगा, यानी कि जो पत्थर भारी है वो अधिक ऊंचाई पर पहुंचेगा क्या। हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई पर पहुंचेगा क्या। दोनों एक ही ऊंचाई पर पहुंचेंगे, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जब आपने कोई भी पत्थर फेंक दिया है तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, किसके अधीन हो जाता है, जी के। ठीक है, यानी गति त्वरण के अधीन हो जाता है। तो अब यहाँ पर अब ये पत्थर अगर आप निर्वात में फेंकेंगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए, सारे प्रैक्टिकल जो है निर्वात में किए जाते हैं। तो निर्वात में जब जाने पर पत्थर क्या होगा, ये दोनों के दोनों पत्थर ये कितना भी वजन होना चाहिए, लेकिन दोनों के दोनों एक ही ऊंचाई पर, समान ऊंचाई पर वही पहुंचेंगे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर जी का मान समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है कि एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट की गेंद को एक ही ऊंचाई से गिराया जाता है, यानी कि कोई एक ये है, यहाँ से एक कागज का टुकड़ा गिराया और एक क्रिकेट की बॉल गिरा दी। सीधी सी बात है, दोनों का वजन वेट में अंतर होगा। तो यहाँ पर आप वेट में अंतर होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे वेट में जब अंतर है तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बताइए यहाँ दोबारा करते हैं। यहाँ पर लिखे कागज़ों का टुकड़ा और एक क्रिकेट की गेंद को एक ही ऊंचाई से गिराया जाता है तो निम्नलिखित में किस परिस्थिति में दोनों सतह पर एक साथ पहुँचेंगे। यानी कि दोनों को ऊपर से गिराना है, जैसे यहाँ से गिराया, पत्थर भी गिरा है नीचे की तरफ और एक कागज़ का टुकड़ा भी गिरा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों के दोनों किस समय पर ज़मीन पर एक साथ ही पहुँचेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पर दे रखा है कि उनका आयतन बराबर होना चाहिए, उनका घनत्व समान होना चाहिए, उनका द्रव्यमान समान होना चाहिए कि उन्हें निर्वात में गिराया जाए। अभी मैंने आपको बताया कि सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो हमेशा किस में किए जाते हैं, निर्वात में। अगर आप पत्थर को फेंक देंगे तो ये जी यहाँ पर काउंट करने लगता है, यानी कि ना यहाँ पर अब वेट से कोई मतलब नहीं है, यानी वजन कितना भी होना चाहिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कहाँ पर होते हैं, निर्वात में होते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समान चाल वाली वस्तु में क्या रहता है। समान चाल वाली वस्तु में आप देखेंगे क्या त्वरित नहीं होती, यानी कि उनमें त्वरण नहीं होता है क्या। दूसरी चीज़ त्वरित हो सकती हैं, ऑप्शन नंबर बी है क्या त्वरित हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी है सदा त्वरित होती हैं या वेग समान रहता है। अगर समान चाल की है तो क्या त्वरित नहीं होगी, बिल्कुल गलत है, त्वरित हो भी सकती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है त्वरित हो सकती हैं, तो क्या है त्वरित हो सकती है, यानी कि उनकी एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, सदा त्वरित हो ऐसा भी नहीं हो सकता है, वेग समान हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक चट्टान
के किनारे किनारे पर एक खड़ा व्यक्ति एक निश्चित गति के साथ एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकता है, वह फिर उसी गति से एक पत्थर को नीचे की ओर फेंकता है। यानी कि एक पत्थर को उसने ऊपर की तरफ फेंक दिया, एक पत्थर को उसने ऊपर की तरफ फेंक दिया और एक चट्टान पे खड़ा है, मान लो ये चट्टान है, एक पत्थर को नीचे की तरफ फेंकता है। वह फिर उसी गति से एक और पत्थर नीचे की ओर फेंकता है। ज़मीन पर टकराते ही दो पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि अब दोनों के दोनों, अगर ये ज़मीन है तो दोनों के दोनों पत्थर घूम के ज़मीन पर आएंगे, तो ये कह रहा है कि अंतिम वेग उनका बताइए क्या होगा। दोनों के दोनों वेग को जो है ना, तो क्या होगा, 1:1। ठीक है, 1:1। ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है समय और एक वेग समय की ग्राफ की ढाल को किससे प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर दे रखा है कि अगर वेग ये है और टाइम ये है, तो आपसे पूछा कि इन दोनों का जो ग्राफ है वो किससे प्रदर्शित किया जाएगा। क्या त्वरण से होगा, कि विस्थापन से होगा, दूरी से होगा, चाल से होगा। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि वेग में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन आता है, जो चेंज आता है, जो घटता है बढ़ता है, वो उसका जो होता है घटता है बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन की दर समय के साथ जो है वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एक कण को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। जब ये उच्चतम बिंदु पर पहुँचता है तो क्या होता है। जब एक कण को जो है ना हम ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो फिर क्या होगा, जब ये उच्चतम बिंदु पर पहुँचेगा। ऑप्शन नंबर ए नीचे की ओर त्वरित होगा। ऑप्शन नंबर बी है त्वरण ऊपर की ओर त्वरण होता है, नीचे की ओर त्वरण होता है, क्षैतिज त्वरण होता है। ध्यान रखिए, त्वरण हमेशा नीचे की ओर होता है, त्वरण हमेशा नीचे की ओर होता है, त्वरण हमेशा नीचे की दिशा में लगता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, सी। ये क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है। यदि किसी कण के वेग और समय का ग्राफ, ये वेग है और ये समय का ग्राफ है, उसमें बता रखा है यदि ये y बराबर mx प्लस टी, y बराबर mx प्लस सी दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक सरल रेखा का समीकरण है। तो आपसे पूछा है यहाँ पर, तो कण घूम रहा है समान चाल से, समान वेग से, समान त्वरण से या परिवर्तित त्वरण से। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एक सीधी रेखा में जा रहा है और वेग और समय का ग्राफ क्या देता है, आपको त्वरण देता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, समान त्वरण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहियों में गति का उदाहरण क्या है। यानी कि समय जो है ना, सड़क पर, अगर ये सड़क है, सड़क पे जो पहिए है ना, बैलगाड़ी के पहिए जो है ना, वो किसका उदाहरण है। क्या दोलन गति के हैं, वो दोलनशील और घूर्णन गति के हैं। क्या दोलनशील और अनुगमन गति के हैं। क्या अनुगमन गति और घूर्णन गति के हैं। क्या केवल अनुगमन गति के हैं। राइट आंसर क्या होगा, अनुगमन गति और घूर्णन गति। आपको पता होना चाहिए अनुगमन गति में क्या होता है, कोई एक पिंड यहाँ से, यानी कि ये ए है पोजीशन, और यहाँ से यहाँ पर ये चल के यहाँ से ये बी पे आ जाए, तो ये कहलाता है सर अनुगमन गति। घूर्णन गति क्या कहलाती है कि ये एक एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट होते आगे बढ़ते चले जाए, तो ये कहलाती है घूर्णन गति। बैलगाड़ी में दोनों गतियाँ पाई जाती हैं, इसलिए अनुगमन और घूर्णन गति। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक कण एक समान गोलाकार गति में गतिमान होता है, जिसमें त्रिज्या r के वृत्त के साथ निरंतर गति v होती है। ठीक है, एक कोई सर्कल है, एक गोला है, मान के चलो ये एक गोला है, और ये कह रहा है एक गोलाकार में इसकी त्रिज्या है, और ये क्या है, हमेशा v कण से इस तरह घूमता रहता है इसके चारों तरफ। तो कह रहा है कण का त्वरण क्या होगा। तो कण का त्वरण आप देखेंगे तो v² होता है। ये डायरेक्ट याद रखिए रिलेशन, ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि दूध से क्रीम निकाली जाती है तो उसका घनत्व, यानी कि अगर यदि हम दूध से क्रीम निकाल लें तो उसका घनत्व क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है
कम होता है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है समान ही रहता है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वृद्धि या कमी कुछ नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर इसमें से घनत्व रो इक्वल टू क्या होता है m/v, यानी कि घनत्व इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर यहाँ पर हल्की वस्तु इससे दूध से निकाल ली गई है, यानी क्रीम हल्की होती है, क्योंकि हल्की होने की वजह से ये दूध के ऊपर, छाछ के ऊपर, ये ऊपर की तरफ तैरती रहती है। तो आपको पता है क्रीम हल्की है, और जो वस्तु हल्की होती है वो सदैव ऊपर की तरफ रहती है, जो वस्तु भारी होती है वो सदैव नीचे की तरफ रहती है। तो अगर यहाँ पर हल्की वस्तु निकाल ली तो यानी कि क्या होगा, यहाँ पर v का वॉल्यूम जो है ना वो थोड़ा घट जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा रो की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किस क्रिया द्वारा सूखे कपड़ों को स्पिन ड्रायर में सुखाया जाता है, यानी कि आप से पूछ रहा है कि कपड़ों को किस स्पिन ड्रायर में किस सिद्धांत पर सुखाया जाता है। ऑप्शन नंबर अपकेंद्री बल के द्वारा, अपकेंद्री बल द्वारा, केंद्रीय बल द्वारा, गैर केंद्रीय बल द्वारा। आपको पता होना चाहिए अपकेंद्री बल जैसे एक सेंटर है तो हमेशा ये सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, अगर कपड़े इसमें होंगे तो यहाँ पर ये धीरे धीरे अंदर की तरफ आएंगे, जबकि पानी को अगर निकालना है तो पानी को बाहर की तरफ फेंका जाए, यानी इस तरह से आप रोटेट करें दूर दूर तक तेज़ी से बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ, तो ये क्या होगा, इससे पानी बाहर की तरफ निकलेगा। तो यहाँ पर क्या है समझिए अपकेंद्री बल। राइट आंसर क्या है अपकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है वृत्ताकार पथ के चारों ओर किसी पिंड की गति इसका एक उदाहरण है, यानी कि एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर को एक पिंड घूम रहा है, इस तरह से मान लीजिए इस तरह से घूम रहा है। तो आपसे पूछा गया है ये किस गति का उदाहरण है। समान वेग असमान त्वरण का उदाहरण है, समान वेग चाल समान वेग का उदाहरण है, समान चाल परिवर्तनशील वेग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी समान चाल असमान त्वरण का उदाहरण है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर समान वेग, वेग में अभी आपको मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में कि वेग में डायरेक्शन होता है, और यहाँ पर जब कड़े यहाँ तक इस तरह जाएगा उसके बाद इस तरफ जाएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या है वेग भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, असमान त्वरण हो सकता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए समान वेग की वजह से गलत हो गया। समान चाल आ सकती है लेकिन समान वेग फिर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। समान चाल में दिशा नहीं होती है, चाल में सिर्फ परिमाण होता है, तो क्या हो सकता है समान चाल हो सकता है। परिवर्तनशील वेग, जी बिल्कुल परिवर्तनशील वेग होगा, क्योंकि वेग में क्या होता है डायरेक्शन बदलती है, तो परिवर्तनशील वेग यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को भी देखते हैं, समान चाल यानी कि समान चाल भी होगी। असमान त्वरण, जी त्वरण की वैल्यू, त्वरण जो है ना किस पर डिपेंड करता है, वेग का समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। वेग का समय, वेग में किसका मल्टीप्लाई होता है, वेग मल्टीप्लाई होता है एम्पलीट्यूड और उसके डायरेक्शन का, यानी कि यहाँ पर असमान त्वरण भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है किसकी वजह से वसा को क्रीम सेपरेटर में दूध से अलग किया जाता है, यानी कि वो आपको बताना है कि सिद्धांत के द्वारा आप जो है ना वसा को क्रीम सेपरेटर से दूध से अलग करते हैं। दूध से जो क्रीम है वो किस सिद्धांत के द्वारा आप जो है अलग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आसंजक बल, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी दे रखा है आपका अपकेंद्री बल, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपका अपकेंद्री बल। ससंजक बल और असंजक बल, ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ससंजक बल और असंजक बल का कंसेप्ट हमेशा चिपकने और ना चिपकने के ऊपर आता है। ठीक है, जैसे इंक ब्लैक बोर्ड पे किस कारण चिपकती है या किस कारण नहीं चिपकती है, गिलास में पानी किस कारण चिपकता है। तो यहाँ पर असंजक बल का कोई कंसेप्ट नहीं है अलग करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी को देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल आपका हमेशा पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। आगे चलते हैं अवकेंद्री बल। आपको पता होना चाहिए अवकेंद्री बल की डायरेक्शन केंद्र की तरफ होती है, जबकि दूध को मथते समय डायरेक्शन बाहर की तरफ होना चाहिए, दूध मथते समय डायरेक्शन बाहर की तरफ होना चाहिए। तो क्या राइट आंसर होगा अपकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है MLT-2 किसकी विमा होगी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है,
क्या उसकी बल की विमा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखा क्यूरी किसकी इकाई है, यानी क्यूरी आपको बताना है किसकी इकाई है। आपको पता है क्यूरी किसकी है, रेडियोधर्मिता की इकाई है। तापमान की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। ध्यान रखिएगा केल्विन होती है, सेंटीग्रेड नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे बढ़िएगा। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ऊष्मा। ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का भी मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होगी, क्यूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फैरड। फैरड किसकी इकाई है, तो फैरड किसकी इकाई है, फैरड किसकी इकाई है आपसे पूछा गया है। तो फैरड धारिता की इकाई है। किसकी इकाई है, धारिता की। फैरड जो है ना धारिता की इकाई है। और भी दे सकते हैं पीरियड की इकाई क्या होती है, पीरियड की इकाई होती है हेनरी। आप याद रखिएगा पीरियड की इकाई क्या होती है, हेनरी। पीरियड की इकाई हेनरी होती है। आगे देखिए इसमें आगे दे रखा प्रतिरोध की इकाई। प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। ध्यान रखिएगा प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम। इसके बाद चालकत्व यहाँ पर दे रखा है। चालकत्व की इकाई होती है ओम का इन्वर्स, यानी ओम इन्वर्स बोल दें या महो बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, या महो बोला जाता है, ओम इन्वर्स बोलता जाता है। तो राइट आंसर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारिता। पीरियड की इकाई मैंने क्या बताई आपको, हेनरी। प्रतिरोध की इकाई क्या है यहाँ पर होगी, ओम। चालकत्व की इकाई क्या होगी यहाँ पर, महो या ओम इन्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिख रहा है यहाँ पर दीप्त उत्सर्जन की इकाई क्या है। दीप्त उत्सर्जन की ऐसा इकाई क्या है, तो दीप्त उत्सर्जन की ऐसा इकाई क्या है, लक्स हो जाएगा राइट आंसर। दीप्त उत्सर्जन की ऐसा इकाई क्या है, लक्स। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि कैंडेला किसकी इकाई है। आपको पता होना चाहिए कैंडेला किसकी इकाई है, तो ये होती है दीप्त तीव्रता की। किसकी होती है, दीप्त तीव्रता की इकाई क्या होती है, कैंडेला। आगे देखते हैं लूमेन किसकी इकाई है, लूमेन। तो लूमेन दीप शक्ति की ऊर्जा, दीप लूमेन जो होती है दीप शक्ति की इकाई होती है, दीप शक्ति की इकाई लूमेन होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है यहाँ पर, आगे दे रखा है यहाँ पर लूमेन सेकंड। लूमेन सेकंड किसकी इकाई है, तो लूमेन सेकंड जो होती है वो इकाई होती है, लूमेन सेकंड जो इकाई होती है वो होती है दीप्त ऊर्जा की। ध्यान रखिएगा किसकी होती है, दीप्त ऊर्जा की। तो यहाँ पर राइट आंसर दीप्त उत्सर्जन के लिए क्या हो जाएगी, लक्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लांक स्थिरांक की आपको यूनिट बतानी है, यानी प्लांक स्थिरांक जो है ना उसकी इकाई क्या है। तो प्लांक स्थिरांक की इकाई होती है जूल सेकेंड। ध्यान रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन ही पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए E = एच म्यू। यहाँ पे इससे यहाँ पर ये होता है प्लांक कांस्टेंट। तो यहाँ से ये आइंस्टाइन का समीकरण है। इससे हम आपको आप इजीली तरीके से जूल सेकेंड इसका इकाई फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है चुंबकीय धारा की इकाई क्या है। चुंबकीय धारा की इकाई क्या है, तो आपको पता होना चाहिए चुंबकीय धारा की जो इकाई है वो वेबर है। चुंबकीय धारा की इकाई जो है वो क्या है, वेबर है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का आयामी सूत्र क्या है, यानी कि आपको यहाँ पर विमा ज्ञात करनी है कैपिटल जी की। ध्यान रखिएगा कैपिटल जी स्मॉल जी दोनों अलग हैं। ये गुरुत्वाकर्षण क्या होता है आपका, गुरुत्वीय त्वरण होता है, जबकि ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। और सर्वाधिक क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये सब जगह पर समान होता है, यानी हर एक जगह पर हर एक प्लेनेट पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी समान ही रहती है। तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देखा M-1 L3 T-2 T2। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है V M-1 L2 T-2। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है M1 M⁻1 L1 T-2। ऑप्शन नंबर डी रखा है M-1 L3 T-2। तो आपको पता होना चाहिए F = G M1 या MM/R² से जब आप G का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे तो निकलेगा ऑप्शन नंबर डी। M की भी आप M रख दीजिएगा। यहाँ पर R जो है ना, R की यहाँ पे इस तरह से ये इधर कर लीजिएगा। इस तरह से जब आप निकालेंगे तो निकलेगा M-1 L3 T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
दो सदिशों को बराबर कहा जाता है, यानी दो सदिश कब बराबर होंगे। ध्यान रखिएगा, सदिश में क्या होता है, सदिश में हमेशा परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समान होती है, यानी कि दिशा समान होती है। तो पहला दे रखा है केवल उनके परिमाण समान हो, परिमाण समान नहीं होने चाहिए। यहाँ पर क्या है, परिमाण समान होने के साथ साथ यहाँ पर दिशा भी समान होनी चाहिए, केवल उनकी दिशाएं समान होनी चाहिए। गलत, ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी है परिमाण और दिशा दोनों समान हो। तो राइट आंसर क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर तनाव को डैश मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या तनाव एक अदिश है, सदिश है, फेजर है या टेंसर है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ये एक टेंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्यूरी किसकी इकाई है। तो क्यूरी ये रेडियोधर्मिता की इकाई है, आपको मैंने लास्ट बताया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा निम्नलिखित कौन सी अदिश राशि है, यानी अदिश राशि आपको बतानी है। वेग में आपको मैंने अभी बताया, वेग में डायरेक्शन होता है, एम्पलीट्यूड भी होता है, बल भी होता है, बल में भी डायरेक्शन पाई जाती है। यहाँ पर कोणीय संवेग फी इक्वल टू एम भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी राइट है, ये भी है, इसमें भी दिशा पाई जाती है। विद्युत स्थिति की क्षमता यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 30 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वीडियो भी आएगा और भी सीरीज चलनी है। ये मैंने दो चैप्टर से लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन, चैप्टर नंबर 2 मोशन से रिलेटेड मोशन चैप्टर है। ठीक है, तो थैंक यू, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।